जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो है एडिटोरिया का जो मैंने 6 सेट के बाद जो इसको बैलेंस छोड़ा था, 7वां सेट नंबर। तो हम लोग आज 7वां सेट से स्टार्ट करेंगे। एडिटोरिया का जो बचा हुआ सेट है, तो फिर इसमें चलते हैं। तो एडिटोरिया का जो पहला क्वेश्चन इसमें सेट नंबर 7 में जो पूछा गया है, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। इसमें कौन सा फिलर के रूप में नहीं आता है? ग्लिसरॉल, सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ग्लिसरॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो कौन सा विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में जीवाणु भाग लेता है? नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, सीडोमोनास या फिर एजेटोबैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सीडोमोनास हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 में पूछा गया है, निम्न में से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है। तो किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है? B12, B1, B2 या फिर B6। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो B1 आपका थायमिन थायमिन हो जाता है। और उसके बाद B2 क्या हो जाता है? राइबोफ्लेविन हो जाता है। और B12 क्या हो जाता है? तो साइनोकोबाल्मिन। और B6 क्या हो जाता है? पायरिडॉक्सिन हो जाता है आपका। तो इसके इस तरह से चलते हैं। 4 में, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, 4 डिग्री हो जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये घट जाएगा। जैसे जैसे हम बर्फ पे दाब बढ़ाते हैं, उसका गलनांक जो होता है वो घटता चला जाता है। इस तरह से एफ्लाबिस का उत्पादन होता है। एफ्लाबिस है वो कहाँ उत्पादन होता है? कवक द्वारा, शैवाल द्वारा, विषाणु या फिर जीवाणु के द्वारा। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एफ्लाबिस आपका कवक के द्वारा ये उत्पादन किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। तो किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? गुणित अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात, द्रव्यमान संरक्षण नियम से, स्थिर अनुपात नियम से। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम से ये होता है। उसके बाद 7 में पूछा गया है कि परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था। तो किसने दर्शाया था? गोल्डस्टीन, चैडविक, जे थॉमसन या फिर विल्सन ने। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गोल्डस्टीन ने दर्शाया था। तो सर्वप्रथम कब दर्शाया था? तो 1886 में ये सर्वप्रथम जो है धनावेशित कणों की उपस्थिति को दर्शाया था। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, ठीक। इसमें क्या होता है? त्वचा में मेलानिन नहीं बनता है। यह एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। यह हीमोग्लोबिन की अपसामान्यता से होता है। पीड़ित व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ नेत्र गोलक पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह जो है एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त जो जमता ने जब कहीं कट जाएगा तो उसमें क्या होता है कि रक्त का बहाव अपरिवर्तित चलते रहता है और वो उसको जमता नहीं है, जिसके कारण हीमोफीलिया प्रभावी होता है। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर में पूछा गया है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं की बात की गई है? तो फिर देखते हैं। तो मलेरिया, सिनरियस, कैंसर, नेक्सवार, पोलियो, ओपीवी, कुष्ठ रोग, DOTS। तो इसका जो देखते हैं इसमें दिया गया है, तो ये जो दिया गया है ऑप्शन 4 कुष्ठ रोग जो है DOTS का मिलान सही नहीं है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, पोलियो जो OPV, मलेरिया, कैंसर सही है, कुष्ठ रोग सही है, लेकिन OPV जो होता है वो पोलियो में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर और डी जो होगा, केवल OPV जो होता है पोलियो का ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन है ना कि दवा। तो ये जो होता है ना पोलियो की OPV जो होता है वैक्सीन होता है, ना कि ये दवा है। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर डी आपका सुमेलित नहीं है। उसके निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो कहीं नहीं, किस में नहीं किया था? फर्न, मार्सिलिया, स्पाइरोगायरा या फिर मोर पंखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन जो है राइट, ये सेम क्वेश्चन जो है हम लोगों ने प्लेटफॉर्म में भी डिस्कशन किया था। स्पाइरोगायरा
तो इसमें चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, कौन सा दुग्ध प्रोटीन, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन है, लैक्टोजेन, रेनिन, कैसीन या फिर मायोसिन। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, राइट आंसर कैसीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं की बात की गई है। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जो है इसका राइट आंसर आपका एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं, ये कहा गया है। तो इसमें जो कथन सही नहीं की बात की गई है, इसमें शामिल ये नहीं होता है। उसके बाद 13 में चलते हैं, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है तो कहाँ होता है, नाइट्रोजन चक्र द्वारा, क्रेब्स चक्र द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। तो इसका जो कौन सा हो जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है यकृत में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। उसके बाद 13 के बाद 14 में चलते हैं। 14 में पूछा गया है कि इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है तो कौन है, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तो इसलिए आपका ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर चलते हैं और मोनोसेक्राइड। इसके बाद 15 में पूछा गया है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है, तो किस दिशा में आरोपित होगा, तो गेंद की गति विपरीत दिशा में होगी। आरोपित किधर, गेंद की गति की विपरीत दिशा में क्या होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण उसके विपरीत दिशा में आरोपित होती है। उसके बाद रासायनिक रूप से जल है, रासायनिक रूप से जल क्या है, एक हाइड्राइड, एक ऑक्साइड, एक हाइड्रो ऑक्साइड, एक पैरो ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक ऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते 17 नंबर में। 17 में पूछा गया है, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, वस्तु के घनत्व के, वस्तु के आयतन के, वस्तु के बल के, वस्तु के द्रव्यमान के। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, वस्तु के द्रव्यमान के। उसके बाद अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, इसमें पूछा गया है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। तो ये इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के समानांतर दिशा में कंपन करते हैं। ये वे तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, तो ये इन तरंगों के में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा में लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस तरह से फिर चलते हैं 19 नंबर में, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण का सूचक क्या है, लाइकेन, फर्न, मॉस या काली फफूंद। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो लीचेन, लाइकन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कटहल में खाने योग्य भाग क्या है, तो जैक फ्रूट में सहपत्र, सहपत्रक, सहपत्र और परिदलपुंज या फिर परिदलपुंज। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सहपत्र और परिदलपुंज आपका खाने योग्य भाग होता है कटहल में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, कौन सा गुण नहीं है इसमें बात की गई है 21 में। तो इसमें पूछा गया विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तीकरण एवं तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर जो नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण एवं विवर्तन नहीं दिखाती, तो नहीं नहीं होगा, इसमें दिखाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस का प्राप्त कहाँ से होता है? लिटमस का प्राप्त कहाँ से होता है? तो इसमें देखते हैं, तो लिटमस प्राप्त कहाँ से होता है? तो ये देखा, हरी शैवाल से, लाइकेन से, कवक से, नीलहरित शैवाल से। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग लाए जाने वाले लिटमस कहाँ से? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। उसके बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? कंडरा से, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज या फिर बोन से। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कार्टिलेज उपास्थि का बना होता है। उसके बाद चलते हैं, एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं? तो किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं? तो इसमें देखते हैं, तो कितना हो जाता है? 1:3, 1:3 में उपस्थित रहते हैं। उसके बाद 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उत्पादन उपयोग किया गया होगा? कितना किया गया होगा? तो सबसे पहला नंबर जो होता है इलेक्ट्रिक, मतलब विद्युत ऊर्जा जो होता है, पावर इंटू पोटेंशियल इंटू इंटू टाइम हो जाता है, ठीक। उसके बाद पी जहाँ 60 वाट को दर्शा रहा है, पी जो हो गया 60 वाट को दर्शा रहा है, और टाइम कितना दिया हुआ है? तो 50 घंटा दिया हुआ, 50 घंटा दिया हुआ। उसके बाद 50 गुने 60 कर दिए तो कितना हो जाता है? तो 3000 वाट घंटा हो जाता है। इससे 1000 से डिवाइड कर दें तो कितना आंसर हो जाएगा? तो 3 किलोवाट घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 में बोला गया, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 21, 25, 20 या फिर 18? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 18 वर्ष उपयुक्त होनी चाहिए। उसके बाद पूछा गया है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? 1969, 68, 72 या फिर 77? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1968 में बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय जो बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। और बिहार में जो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो अंतिम बार 2005 में लगा था, पहली बार 1967 में, 68 में, और उसके बाद अंतिम बार 2005 में लगाया गया था। तो इस तरह से चलते हैं, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग में है? किस भाग में आपात उपबंध का संबंध है? तो 20 हो गया, उसके बाद हो गया है 17 हो गया है, 16 हो गया, या फिर 17 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 28 के बाद 29 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित जो मिलान नहीं है। तो इसमें जो पूछा गया है कि अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क निःशुल्क विधिक सहायता, ये एकदम सही है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की बात करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 50 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है, जो ये हो गया। तो ये जो है ना, तो ये 50 आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो बात करता है, आर्टिकल 51 में बात किया जाता है, ना कि 50 में। उसके बाद पूछा गया है 30 में कि भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक को? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित सदन में। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लोकसभा में किया जाता है। तो अनुच्छेद कितना हो जाता है? अनुच्छेद 101 के तहत आपका 109 के सब आर्टिकल 1 के तहत इसको धन विधेयक को संविधान में, इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद फिर बोला गया है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्ति होने से
पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है, उपराष्ट्रपति के पद पे कार्य नहीं किया है। नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकट रमन, प्रणब मुखर्जी, भैरव सिंह शेखावत। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो नीलम संजीव रेड्डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर चलते हैं 33 में पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मौलिक अधिकार एवं संख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 में पूछा गया है किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था। अंग्रेज और यूरोप के बीच में जो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध कब प्रारंभ हुआ। 1748, 1756, 1763, 1758। तो इसका जो राइट आंसर कौन था, 1756 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब से कब चला था, 1756 से 1763 तक ये युद्ध चला था। उसके बाद फिर चलते हैं हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ। तो किस स्थान से हुआ, इलाहाबाद, कानपुर, पटना या फिर कलकत्ता। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा था, कोलकाता से हुआ था। तो 35 के बाद 36 में देखते हैं। 36 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया है। तो किसने नहीं किया की बात की गई है। तो उसके बाद लंदन इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। तो इसको किसने किया, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग एवं फिरोज शाह मेहता के द्वारा कब किया गया था, इसका 1885 में किया गया था। उसके बाद फिर चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था। तो कौन सा हुआ था, तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था, गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। तो इस तरह से राइट आंसर कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों का तीनों काम 1931 के कराची अधिवेशन में हुआ था। उस समय जो इसका अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस तरह से चलते हैं 38 की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। भारत का वायसराय की बात की गई लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय आपका राइट आंसर था। तो कब हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। और ये यहाँ का जो अधिवेशन नरम दल और गरम दल में विभाजन इसी समय हुआ था। और भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो उसका जो कार्यकाल इनका क्या था, तो 1905 से 1910 के बीच इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद चलते हैं 39 में पूछा गया है बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था। तो किस आंदोलन के दौरान किया, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन 39 के बाद 40 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति को लागू किया था। तो किसने किया था, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर कौन था, तो किसने किया था, तो जहांगीर ने किया था। उसके बाद फिर चलते हैं 41 सनातनी विद्रोह किस मुगल शासक के समय में हुआ था। सनातनी विद्रोह किस मुगल शासक के संबंध में हुआ था, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो कब हुआ था, तो औरंगजेब कब हुआ था, 1672 में हुआ था। उसके बाद चलते हैं ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। तो किस नदी को माना गया, सिंधु, सरस्वती, गंगा या फिर रावी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। उसके बाद 42 के बाद 43 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है। तो किसका बिहार से संबंध नहीं है, अंग, मगध, बज्जी या फिर वत्स। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, वत्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो उसके बाद फिर बोला गया है
निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? तो कौन ले गया था? हर्षवर्धन, रुद्रदामन प्रथम, नहपान या फिर कनिष्क ने? तो कौन ले गया था? तो कनिष्क ने ले गया था। उसके बाद फिर चलते हैं, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो किसने स्थापना की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो किसने किया था? तो एफएसटी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वतीय श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर जो जाती है पर मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो कौन सी हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहले पीर पंजाल आ जाएगा, पर्वत श्रेणी लद्दाख, जास्कर या फिर उसके बाद काराकोरम। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से चलते हैं 47 की ओर। 47 में पूछा गया है, मिलान करने की बात की गई है, नदियां और उसकी सहायक नदियों की बात की गई है। तो फिर चलते हैं 47 की ओर। तो इसमें बोला गया है, तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? भीमा हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की तीस्ता हो जाएगा। गोदावरी की जो आपकी होगा इंद्रावती हो जाएगा। उसके बाद यमुना की चंबल हो जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उसके बाद 4 3 2 1, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कोरोमंडल तट का विस्तार, कोरोमंडल तट का विस्तार जो है विस्तार है कैसे, कहाँ से कहाँ तक? कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक, कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक, सूरत से गोवा तक, सौराष्ट्र से सूरत तक। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 की ओर बढ़ते, 48 से 49 की ओर चलते हैं। 49 में पूछा गया है, पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? किस फसल के उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है? तिलहन, मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या फिर स्वर्ण उत्पादन से? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है की बात की गई। सेमांग जनजाति कहाँ पाया था? कांगो, मसाई पूर्वी अफ्रीका, बद्दू किनिया, सफाई सकाई जापान। तो कौन सा सुमेलित है इसमें? तो इसका जो मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो पिग्मी पिग्मी जनजाति कहाँ? तो कांगो बेसिन में होता है। जूलू दक्षिण अफ्रीका, बद्दू अरब मरुस्थलीय क्षेत्र, सेमांग मलेशिया, बर्बर मोरक्को में पाया जाता है। भारत में निम्नलिखित मुंह से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? कौन सा श्रेणी नवीनतम है? तो नवीन पर्वत में कौन सा है? अरावली, विंध्याचल श्रेणी, हिमालय या फिर पूर्वी घाट। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका हिमालय श्रेणी जो है सबसे नवीनतम श्रेणी में माना जाता है। उसके बाद पूछा गया है, एक चंद्र दिवस की अवधि होती है, एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा 52 मिनट, 24 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 30 मिनट, 12 घंटे। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 24 घंटे 52 मिनट का एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। उसके बाद 53 में पूछा गया है कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो इसे एक नवजात, उसके बाद बोला गया है, सॉरी ये जो है ना गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान की बात किया गया है इसमें सौभाग्य योजना के अंतर्गत। और इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें बोला गया है, उसके बाद 54 में पूछा गया है, अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? अटल नव परिवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग के द्वारा ये प्रवर्तन किया गया है। उसके बाद निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? किसको नहीं सम्मिलित किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 55, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है? किसकी सिफारिशों लागू
हुआ है तो राजा जे चलिया समिति के सिफारिश पे लागू हुआ है जे तो सर्विस टैक्स की बात की जाती है। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। तो किसको नहीं करवाता है? तो इसमें जो नहीं करवाता है निर्यात आयात बैंक का जो बात की गई, इसमें नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं करवाता है। निर्यात आयात बैंक को यानी एक्सिम बैंक जो होता है उसको ये नहीं करवाता है। उसके बाद सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर वन पर्वतीय मरु स्थल। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो घास बकरी आदमी। तो घास बकरी आदमी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घास को कौन खाएगा? बकरी। बकरी को कौन खाएगा? तो आदमी। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 में पूछा गया है, इसमें राज्य और राष्ट्रीय उद्यान के मिलान करने की बात की गई है। तो फिर चलते हैं, उत्तराखंड में कौन है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। असम में कौन सा हो जाए? मानस हो गया। उसके बाद कर्नाटक में बांदीपुरा हो गया। उड़ीसा में सिंपलीपाल हो गया। तो इस तरह से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ? 1958, 1964, 1968 या फिर 1974। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1964 में इसकी स्थापना किया गया है। तो इसकी स्थापना किसके मदद से किया गया था? तो ये रूस की संयुक्त रूस के मदद से किया गया था। किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? किसका नाम है? तुर्की, मिस्र, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तुर्की। तो तुर्की का नया नाम क्या है दोस्तों? तो तुर्की का नया नाम जो है वो तुर्कीये रखा गया है। उसके बाद पूछा गया है, लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश या फिर केरल। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका जो वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में स्टार्ट इसको किया जाता है। तो अक्टूबर के पहले सप्ताह ऑप्शन नंबर बी, इस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया, स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस तरह से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आशीष कुंद्रा, रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष, अनुराग बोहरा। इस तरह से अमिताभ घोष आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 67 में पूछा गया है, कॉर्पेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य होता है? कॉर्पेट जो होता है 2023 हुआ है वो किसके मध्य हुआ? भारत और समुद्री अरब, थाईलैंड, मालदीव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो थाईलैंड के बीच हुआ, आयोजित किया गया है। उसके बाद फिर चलते हैं, उसके बाद 68 में पूछा गया है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? 131वां, 32वां, 135वां या फिर 136वां। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 135वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर चलते हैं, और उसके बाद 2021 में कितना था दोस्तों? तो 2021 में जो था इसका 138वां था, 138वां था 2021। और उसके बाद 2022 में 135वां हो गया। उसके बाद 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया विधि आयोग? बलबीर सिंह चौहान, रवनीत सिंह, ऋतुराज अवस्थी, एस सोमनाथ। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऋतुराज अवस्थी जी हैं आपके 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद 70 में अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो किसके हुए? मलेशिया, तुर्की, इजराइल या फिर कतर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मलेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है? हेल्थ फॉर बेटर फ्यूचर, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर जनरेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2010 हेल्थ फॉर ऑल की बात की जाती है, इसमें हेल्थ फॉर ऑल की बात की जाती है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है?
एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चीन, जकार्ता, ओमान या फिर दोहा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तो चीन हो जाएगा। इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन था? तो फर्स्ट रैंक पे चीन था। सेकंड पे कौन था? तो जापान था। और उसके बाद और थर्ड पे दक्षिण कोरिया, और फोर्थ पे जो था अपना प्यारा भारत था, फोर्थ स्थान पे। उसमें कुल पदक भारत ने कितने जीता था? तो 107 पदक भारत ने कुल पदक जीता था। उसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 का भौतिकी पुरस्कार नोबेल किसे मिला? पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रांसिको, एली एल हुइलियर या फिर सभी को? तो इसका जो राइट आंसर कौन है? तो इसको सभी को मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 सभी को मिला था। उसको अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कौन बन गया? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर गोवा? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते 75 में पूछा गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो हम लोगों के सेशन का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा आपको जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है? कितने ब्लॉक में किया गया? 200, 300, 400 या फिर 500? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक योजना का शुरुआत किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों।